नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में जालसाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधी ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। भोपाल पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाते थे और हजारों रुपए में दूसरों को बेच देते थे। वहीं इंदौर से भी ठगी का नया और अनोखा मामला सामने आया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं कि ये ठग आपको कैसे निशाना बनाते हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो दो मामले सामने आए हैं उनके बारे में विस्तार से आप इस रिपोर्ट में जानिए। मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी और ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं है। जालसाज ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं डिजिटल अरेस्ट कर खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे हैं तो कहीं एटीएम बदलकर धोखाधड़ी की जा रही है। लेकिन राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने ऐसे शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंक खाता खुलवाकर उसे बेचा करते थे। गिरफ्तार 7 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। ये गिरोह अब तक 1800 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते बेच चुका है। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बैंक में फर्जी अकाउंट खोलने वाले गिरोह से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठगों ने करीब 300 नाबालिगों के आधार कार्ड से फर्जी अकाउंट खोले थे और साइबर गिरोह में लगभग 24 महीनों में करोड़ रुपए की कमाई कर चुके थे। यही नहीं, देश के 6 शहरों में इनका नेटवर्क था। फिलहाल भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार 7 में से 6 साइबर ठगों को जेल भेज दिया है। गिरोह का सरगना शशिकांत अभी रिमांड पर है। 20 नवंबर तक इनकी रिमांड चलेगी और पुलिस मोबाइल से कई संदिग्ध ऐप भी मिले हैं जिसकी पूछताछ और लगातार जांच की जा रही है। पुलिस के शिकंजे में आए इन ठगों का नेटवर्क सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग शहरों में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाते थे और उसी के आधार पर बैंक में खाता खुलवाते थे। आरोपियों ने बैंक खाते खोलने के लिए उन आधार कार्डों का इस्तेमाल किया जो कभी अपने सही पते पर नहीं पहुंचे थे। आरोपी एक बैंक खाता खुलवाने के एवज में 10,000 रुपए लेते थे। पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें बताया गया है कि देश के कई शहरों में फैला जालसाजी का नेटवर्क। भोपाल, इंदौर, लखनऊ में रहकर खुलवाए बैंक फर्जी खाते। मुंबई, अहमदाबाद में भी खुलवाए गए फर्जी बैंक खाते। नाबालिग लड़के लड़कियों का आधार कार्ड हासिल करते थे। आधार कार्ड के जरिए बनाते थे फर्जी पैन कार्ड। जिस आधार से पैन कार्ड नहीं बना उसका लगाते थे पता। नए पैन कार्ड के लिए करते थे ऑनलाइन आवेदन। फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम खरीदते थे आरोपी। सिम खरीदने के बाद खुलवाते थे बैंक में खाता। हर सदस्य को खाता खुलवाने पर मिलता था 2,000 रुपए का कमीशन। एक खाता 10,000 रुपए में बेचते थे जालसाज। अब तक 1800 से ज्यादा खाता बेच चुके हैं आरोपी। पुलिस ने इस कित्ता में जाकर के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसने हजारों खाते और हजारों सिम फर्जी नामों से लिया है। इसमें उन आधार कार्ड को जिनको कई बार सही तरीके से आपूर्ति न होने के कारण या कई बार धारक की जानकारी या नाम पता गलत होने के कारण जब वापस किया जाता है तो इन्होंने सिस्टम में कहीं ना कहीं एक्सेस करके उन आधार नंबर्स को प्राप्त कर लिया और फिर उसको सही आधार नंबर जो किसी न किसी के नाम पर एग्जिस्ट करता है उसमें फोटोग्राफ चेंज करके इस तरह की वारदातें की। गिरोह के 7 सदस्य पुलिस के शिकंजे में हैं, जिसमें मास्टरमाइंड शशिकांत दुबे भी शामिल है। शशिकांत मूलतः बिहार का रहने वाला है जो झारखंड से डेटा कलेक्ट करता था और उसी के आधार पर फर्जीवाड़े को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस इस फर्जीवाड़े का विदेशी कनेक्शन भी खंगाल रही है। इस मामले की जो गंभीरता है वो काफी सघन है क्योंकि जब ये इन्होंने दूसरे आगे के कुछ आपराधिक गिरोहों को जब ये खाते बेचे हैं तो उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पे किसी बड़ी वारदात के लिए करेंगे और ये छठा शहर था। इसके पहले 5 शहरों में इस तरह की वो हजारों घटनाएं कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंदौर की, जहां ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया। शादी के इस सीजन में जालसाजों ने ठगी का नया तरीका निकाल लिया है। साइबर ठग मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए शादी का निमंत्रण भेजते हैं। जैसे ही लोग फाइल डाउनलोड करते हैं उनका मोबाइल हैक
हो जाता है। 12 नवंबर से अब तक क्राइम ब्रांच में 6 शिकायतें पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 4 लोगों से 8 लाख रुपए की ठगी की जा चुकी है। जालसाज कैसे करते हैं ठगी, आपको बताते हैं। मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर होती है ठगी। आरोपी एपीके फाइल में भेजते हैं शादी का निमंत्रण। फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हो जाता है हैक। ये फाइल मोबाइल में वायरस इंस्टॉल कर देती है। इससे अपराधी मोबाइल का सभी डाटा चुरा लेते हैं। ओटीपी जनरेट कर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। एक इनविटेशन आमंत्रण पत्र भेजते हैं, ई कार्ड आमंत्रण पत्र भेजते हैं एपीके फाइल, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है, आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपका मोबाइल या तो कॉल फॉरवर्डिंग में जाके आपके व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या फिर वो उस मोबाइल में आपके स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो चल रहा है वो उनको दिखाई देगा। स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं जैसे कि एनीडेस्क है, क्विक सपोर्ट है, टीम व्यूअर है, ये जितने भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं वो जैसे ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा विक्टिम के मोबाइल में, तो जो फ्रॉडस्टर है वो फ्रॉडस्टर लगातार प्रयास करेगा, और ओटीपी जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो ऑलरेडी ओटीपी उसको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और उस ओटीपी के जरिए फ्रॉड कर लेगा। जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती जा रही है, वैसे वैसे अपराधी भी ठगी के नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस लोगों को लगातार सतर्क और सावधान करती आ रही है, ताकि लोग किसी अनजान कॉल पर किसी भी जानकारी को साझा करने से बच सकें। भोपाल से अतुल शर्मा और इंदौर से आशीष जादौन के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं। शोभित चतुर्वेदी जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। और आकाश जिंदल जी हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लगातार लोगों को जागरूक करते रहें, लेकिन एक चीज़ से लोग जागरूक होते हैं तो कुछ नया स्कैम आ जाता है। अब सही एड्रेस पर आधार कार्ड नहीं पहुंच रहा है, ये तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। इसमें एक आम व्यक्ति क्या करे, उसके नाम उसका आधार कार्ड गलत यूज हो रहा है, उसके नाम पर अकाउंट खुल जा रहा है। ये कैसे, ये तो मतलब बहुत चौंकाने वाली चीज है जी। इसके लिए पूरे सिस्टम में हमें कई चीजें करनी पड़ेगी। देखिए, हुआ क्या है, हमने ऑनलाइन मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर लिए एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, बट क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है? सबसे पहले तो जितनी हमारी अथॉरिटीज है उसको इस हिसाब से गियर अप करना होगा, और दूसरी, जो लोग भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, उनको साइबर सेफ्टी की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हुआ क्या है कि ऑनलाइन चीजें शुरू हुई, अच्छी बात है, ऑनलाइन जाना चाहिए देश को, दुनिया का यही दस्तूर है। दिस इज हाउ अमेरिका फंक्शन, दिस इज हाउ चाइना एंड जापान फंक्शन। सिंस वी आर ऑल्सो वेरी बिग इकोनॉमी, we are the 5th biggest economy, we also have to adopt that, हमें भी वो अपनाना पड़ेगा। बट साइबर सेफ्टी की एक कॉन्शियस ड्राइव चलानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जितने लोग भी ऑनलाइन मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, उनको होता क्या है, ऑनलाइन सीखा, किसी दोस्त से यूज करना शुरू कर दिया, उनको साइबर सेफ्टी को लेके अवेयर करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या सेफ्टी चेक्स करने हैं, क्या क्या सेफ्टी वॉल्स बिल्ड करनी है, किस तरीके से इंश्योर करना है कि आप ऑनलाइन चीजों का फायदा तो उठाओ, बट किसी तरह का कोई गलत काम या फ्रॉड आपके साथ ना हो। ये चीज जो है इंश्योर करनी है। साथ ही साथ हमारी अथॉरिटीज को भी इस चीज को अपने आप को ट्यून इन करना पड़ेगा कि अब क्योंकि जब सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो वो चीजें प्रॉपर मैकेनिज्म पे हो। गलत जगह पे, जैसे आप कह रहे हो आधार कार्ड, अगर कोई ऐसा इंस्टेंस होता है तो वो चीज रोकी जाए, सही जगह पे पहुंचे। साथ ही साथ बहुत जरूरी है पुलिसिंग। देखिए, कोई कंप्लेंट जाती है, अब पुलिस में भी जो है ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स आने चाहिए, जो चीजों को आइडेंटिफाई कर सके और वो कर सके। हुआ क्या है, बहुत जल्दी ऑनलाइन मैकेनिज्म देश के छोटे छोटे शहरों में जो है यूज होने लग गया है। अब ये है कि कोई तहसील भी है, सब डिवीजन भी है, वहां भी 30,000 की पॉपुलेशन है, वहां भी लोग 40 रुपए की आलू टिक्की ऑनलाइन खा रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, बट क्या वहां पे हमारी पुलिस में साइबर क्राइम एक्सपर्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में है?
क्या वो साइबर क्राइम को जल्दी क्रैक कर सकते हैं, क्या साइबर क्रिमिनल्स को उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे सेफ्टी मैकेनिज्म भी उस तरीके के बनने होंगे और लॉज भी ऐसे बने कि एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट दी जाए। क्योंकि होता क्या है, क्रिमिनल्स हमेशा जो है अपना दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से ड्यूप किया जाए। हमेशा जो है आजकल देखिए किस तरीके के जो है गलत कॉल्स आते हैं, किस तरीके के हम सब जानते हैं डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की जाती है, किस तरीके के कॉल आते हैं कि जी आपका कोई सामान कस्टम में फंस गया है। वो कस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो व्यक्ति कॉल करता है। कभी कोई व्यक्ति कॉल करता है मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, कभी कॉल आते हैं कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर जो है आधे 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो साइबर क्राइम को लेके ओवरऑल अवेयरनेस आए। मैं तो सरकार को और नेशनल चैनल्स पे जब शो करता हूँ बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब तो साइबर सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट बन गया है कि 10th के करिकुलम में, जी हाँ 10th के करिकुलम में साइबर सेफ्टी एक लेकिन सब्जेक्ट सर होना थोड़ा एक चाहिए। बात समझाइएगा आकाश जी, कोई बैंक खाता अगर मैंने खुलवा भी लिया तो उसको बेचा कैसे जा रहा है? मतलब इसको थोड़ा अगर आप सरलीकरण कर दें, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट भी बने, सब चीजें हुई, तो वो किसी ने बनवाए, वो आगे किसी दूसरे को कैसे बेच रहे हैं उसको? देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी के फोर्ज कर रहा है, फोर्ज करके वो डॉक्यूमेंट यूज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो डॉक्यूमेंट फोर्ज कर रहा है या जो फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज कर रहा है, दोनों उसके पीछे कल्प्रिट बन जाते हैं। तो दोनों के अगेंस्ट जो है एक्शन बनता है। तो यहाँ तो जरूरत यह है कि साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उस नेक्सस को क्रैक किया जाए। अब उसमें क्या है, लोगों की भी कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है पुलिस के साथ साथ। अगर कोई साइबर क्रिमिनल जैसे कोई डिजिटल अरेस्ट का केस है या ऐसा है, कोई आपको फोन करता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि ठीक है पता चल गया गलत है, उसको इग्नोर कर दिया। मेरा ये मानना है कि ऐसे में आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, लोगों की भी ड्यूटी है ताकि उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सके। ये तो ओवरऑल एक कॉन्शियस ड्राइव वो शुरू करनी होगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा सजग रहना होगा। लेकिन शोभित जी, इस पर मैं थोड़ा आपका व्यू चाहता हूँ। भैया हमारा बैंक खाता है, क्या उस पर भी कोई बंदा, उसको ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट बनाकर हमारे नाम पर बेच दे? तो ये भी संभव है। फिर ऐसे में हमें क्या सावधानी यहाँ पर रखनी पड़ेगी? देखिए, एक्चुअल हो ये रहा है इस समय कि कुछ टाइम पहले मेरे पास कॉल आया था, उसमें है जो कि राजस्थान से लगा हुआ है। भाई मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि सर यहाँ पर खूब आजकल बिजनेस चल रहा है कि आप अकाउंट खुलाइए, आपको 2 से 5 हज़ार मिलेंगे और अकाउंट खुलवा के सारे दस्तावेज वो ले जाएंगे। और ये अकाउंट किसके खुलते हैं? उन गरीब लोगों के जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसका जनरल अकाउंट भी ना हो, उस टाइप के लोगों को ये पैसे से ये अपना आधार कार्ड बनवाते हैं उनका, और सारी सुविधा करा के उनका अकाउंट खुलवाते हैं। और अकाउंट खुलवाने के बाद वो पूरे कागज, ATM, एक्चुअली वो इंटरनेट बैंकिंग और ये जो पेपर होते हैं वो अपने पास रखते हैं और ऑनलाइन यूज करते हैं। उससे मोबाइल लेते हैं, सिम लेते हैं उसी के नाम से, और ये सारी चीज़ वो यूज करके फिर वो चले जाते, गायब हो जाते हैं। तो हमारे पास एक खबर आई थी, हम लोग गए भी थे कुछ जांच पड़ताल करने की, कुछ व्यक्ति को पकड़ पाए क्योंकि उसने करीबन 70-80 का अकाउंट खोले थे वहाँ से, आगर माल रहे, और वो गायब हो गया था। इसी प्रकार से ये जो जालसाज मिले हैं, ये भी यही काम कर रहे हैं। ये अकाउंट लेते हैं, अकाउंट देते हैं, तो अकाउंट देने के उनको 10,000 मिलते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, सारी चीजें होती है, और आखिरी में जब पुलिस पहुंचती है तो वो उन अकाउंट होल्डर से पहुंचती है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1000, 500, 2000 में मिले हो, और इस तरह कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि है चीजें क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है, उसको बहुत तरीके से पकड़ना पड़ेगा, और इसके लिए बड़ी लंबी जांच पड़ताल की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये कब कहाँ कैसे कब कहाँ ग्रो हो जाए, इसकी खबर शायद पुलिस को नहीं, ये हम लोग खुद को जो लोग हैं, मैं मेन पर कह रहा हूँ, इनको ही क्या एक्चुअल हम लोग डिजिटल भारत में है, पर जो लोग हैं उनको ये कुछ भी नहीं पता है। जो मध्यम वर्गीय लोग कि हम कैसे एंड्रॉइड यूज कर सकते हैं, कैसे, और हम इस चीज की बात नहीं है जो डेली बेसिस तो ये सब मतलब खाना मिल जाए वो हो जाए। तो ऐसे लोग के वो अकाउंट मध्य प्रदेश सरकार को या साथ में पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले कि जितनी जो है इंडिया का एक ही करना चाहिए। दूसरा, इसके जो IT लॉज है इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है।
स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह आप करेंगे, जिसमें कि बैंकिंग को भी करना चाहिए, किसी तरफ से करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को भी करना चाहिए। सब बल्ला जी ने 2022 में एक लेटर आई फोर्स जागरूकता दिवस करके हम आयोजन करना चाहिए मंथ में एक बार, पर 2022 से लेकर आज तक मैंने देखा नहीं कहीं पर ये जागरूकता दिवस बना हो। तो जब तक ये बनेगा नहीं, जब तक हम इसको जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, जब तक लोग कहीं ना कहीं साइबर शिकार का अपराध होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लालच, कि आप आराम से बैठ के या फ्री में मिल जाए, ये जो चीजें हैं, ये साइबर ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़े खतरनाक चीजें हैं। इसमें दुगना हो जाए, जैसे आप देखिए अभी एडवाइजरी के केस कितने बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि कई ऐसे केसेस है कि फर्जी ऐप आई, उसमें फंस गए। .apk की फाइल बहुत जल्दी, जो अभी देखिए आप शादी कार्ड की बात करिए, निमंत्रण की, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक होती जा रही है। क्योंकि देखिए आपको कोई शादी कार्ड भेज रहा है, आप जानते हो तभी ओपन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं से उसके पास कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। तो मेन चीज हमारे साथ ये है कि डेटा माइनिंग हो रही है, और डेटा माइनिंग मतलब डेटा प्राइवेसी की जो बात हो रही है, लेकिन डेटा माइनिंग की मेन चीज है कि कहीं ना कहीं से हमारे डिटेल्स मार्केट में जा रहे हैं। देखिए मतलब ये वाकई चौंकाता है कि व्यक्ति को ये भी पता है कि इस पर पैन कार्ड लिंक नहीं है, उसको ये भी पता है कि सही एड्रेस पर डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो सारे लूप होल्स का वो फायदा उठा ले रहे हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है। लेकिन रामनिवास यादव जी, जैसा भी यहाँ पर कह रहे थे आकाश जी भी, कि भाई पुलिसिंग का बड़ा अहम रोल हो जाता है, क्योंकि जहाँ 2018-19 तक कुछ हजारों में केस आते थे, आज ये 2024 आते आते कई लाख केस अकेले मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारी पुलिसिंग क्या उस तरीके से बढ़ रही है? मैन पावर दिखाई देती है आपको पुलिसिंग में? ये आकाश जी ने बड़ा ही सही विषय बताया है, कि मुद्दा उठाया है कि पुलिसिंग उस प्रारूप में नहीं बढ़ी है जिस प्रारूप में ये जो क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं, और जो हमारे साइबर क्राइम की जो चीजें हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में तो पुलिस उसको ठीक प्रकार से हैंडल कर जा रही है, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं उसमें उस प्रकार की अभी उपलब्धता अधिकारियों में या कर्मचारियों में नहीं है। तो अब पुलिस, भारत सरकार ने भी और जो राज्य सरकार है उन्होंने भी जो है, जिसमें कहे कि अब वो पुराने जमाने रहेगी जिसमें कि लाठी डंडे से या अपराध नियंत्रण होते थे। अब आगे आने वाले समय में सारी चीजें जो है वो साइबर से ही रिलेटेड रहेंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की रहें। तो साइबर क्राइम जो है वो एक तरीके से बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए पुलिसिंग तैयारी कर रही है, लेकिन उस गति से तैयारी नहीं है जिस गति से हमारी साइबर की जरूरतें बढ़ रही हैं। तो जरूर उसमें मैं अभी विभाग और भारत सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है और आगे कार्रवाई करेगी। जैसे इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है, या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बड़े शहर हैं उसमें तो सारे साइबर एक्सपर्ट हैं, लेकिन यदि छोटे कस्बों में जाएं तो वहाँ पे नहीं है। और उनको जो स्थानीय पुलिस के कर्मचारी भी हैं थाना स्तर के, उन लोगों को भी इसकी उतनी जानकारी नहीं जितनी की आवश्यक है। दूसरा ये है कि भारत में भी क्या हो गया कि जिसको कहें कि डाटा आगे जो है, डाटा इज द पावर, जिसको पहले से बहुत 3-4 साल पहले से भी कि डाटा ही पावर है, डाटा खरीदने का। आजकल गोल्ड डायमंड उतनी पावर नहीं जितना डाटा पावर है। बिल्कुल। तो एक तरीके से कि कहाँ अब हम इलेक्शन कमीशन में एक जानकारी देते हैं, फिर फूड डिपार्टमेंट को दूसरी जानकारी देते हैं, पंचायत को तीसरी जानकारी देते हैं, फिर तो इस प्रकार से जितनी भी अलग अलग विभागों में जो जानकारी जा रही है, तो यदि उनको सबको इकट्ठा किया जाए तो उस सारी जानकारी को विस्तृत रूप से एनालाइज करके ये जो क्रिमिनल्स हैं उसमें से वो लूप होल निकाल के उसमें फिर वो उसका लाभ उठाते हैं। तो वो उस प्रकार से भी थोड़ा सरकारी स्तर पर नियंत्रण करना पड़ेगा कि कौन सी जानकारी, और फिर हर विभाग को उस जानकारी को थोड़ा, जिसको कहें कि सीक्रेट, एक तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो सब जानकारी ओपन है, गूगल पे डालिए कुछ भी जानकारी, किसी भी विभाग से जानकारी मिलेगी, और उसका इतनी जानकारी मिल जाती है कि वो जो पूरी की पूरी जितनी आवश्यकता नहीं है। तो वो एक डाटा सीक्रेसी और डाटा प्रोटेक्शन, ये एक आजकल हर विभाग में बहुत जरूरी चीजें हो गई हैं, जिसको की बहुत जल्दी आवश्यकता है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल आकाश जी आपसे है, क्योंकि आधार कार्ड मान लीजिए एड्रेस पर डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन किसी ने अप्लाई तो किया होगा, वो तभी बना भी है, तो अगर कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, उस तक नहीं पहुंचा, तो कितना इंतजार वो करे और उसके बाद वो क्या कदम उठा सकता है? देखिए, बड़ा आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अगर आधार कार्ड
आपके पास रीजनेबल टाइम यानी 3, 4, 5 वर्किंग डेज में नहीं पहुंचता, तो जाहिर सी बात है उसकी इंक्वायरी आप अथॉरिटी से कीजिए, आधार की जो अथॉरिटी है या जो भी आधार सेंटर है कि क्यों नहीं पहुंच रहा। अब उसके बाद जो है अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलती है तो उसकी कंप्लेंट कीजिए ताकि आइडेंटिफाई हो सके। ये नहीं कि आप बैठे रहे, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि वो कहाँ गया है, उसको अगर ब्लॉक कराना है तो ब्लॉक किया जाए, और साथ ही साथ अगर कहीं पे कोई कनाइवेंस है, अगर कहीं पे कुछ मिली भगत है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत जरूरी है कि अगर आपको कहीं साइबर क्राइम की आहट लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, उसी टाइम आप जो है पुलिस पे कंप्लेंट करें या अथॉरिटी पे कंप्लेंट करें। अब आधार अथॉरिटी है या कोई आधार सेंटर है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, वहां से अगर नहीं जा रहे, गलत जा रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या उसके पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो डेलिबरेटली गलत कर रहा है या सिस्टम में कुछ गड़बड़ की गई है, कौन है वो व्यक्ति, उसको आइडेंटिफाई करके उसके एक्शन लिया जाए। अगर हम देखेंगे कि फटाफट लोगों पे एक्शन लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है साइबर अपराधी कम हो जाएंगे। अपराध कब पनपता है? अपराध तब पनपता है जब उसे दिखता है कि एक्शन लिए नहीं जा रहा और अपराध की जो कमाई उसकी जेब में आ रही है। अगर अपराधी के मन में डर आ जाए कि जैसे ही मैं अपराध करूंगा इमीडिएटली मैं आइडेंटिफाई हो जाऊंगा, मैं एक्शन आ जाएगा मेरे अगेंस्ट, अगर कहीं मैं नौकरी कर रहा हूँ नौकरी भी जाएगी और साथ ही साथ मुझे जेल भी जाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपराध नहीं करेगा। तो इसलिए जो इसको आइडेंटिफाई करना है कि साइबर क्राइम हो रहा है, उसमें जो यूजर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अथॉरिटी है, किसी बैंक से कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है, कोई आधार कार्ड सेंटर से जा रहा है, आधार अथॉरिटी से जा रहा है, वो भी फटाफट प्रोएक्टिव रहे, इमीडिएटली एक्शन में आए, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे पुलिस है वो भी एक्शन में आई। बिल्कुल, जागरूकता ही इसमें जो है इन चीजों को रोक सकती है। और जैसा हमने बताया कि आज इंदौर से भी एक घटना आई, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना है कि शादी के इनविटेशन भी अगर आपको अननोन नंबर से आ रहे हैं तो उसमें भी कोई फाइल अगर एपी के फॉर्मेट में आ रही है तो उसको प्लीज डाउनलोड ना करें, नहीं तो वो आपको दिक्कत दे सकती है। बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो अपनी जानकारी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की जरूर रखें, उनको लॉक कर रखें ताकि उनका मिसयूज ना हो सके। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।